अब आपको मालेगांव ब्लास्ट केस की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। कब यह हादसा कैसे हुआ था। 29 सितंबर की अगर बात करें तो 29 सितंबर 2008 का दिन था। मालेगांव में बम धमाका होता है। इसमें नुकसान कितना होता है? 6 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं 101 घायल बताए जाते हैं। इसके बाद तारीख आती है 30 सितंबर 2008 की। मालेगांव में एफआईआर दर्ज होती है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। वहीं 21 अक्टूबर 2008 को एटीएस को इसकी जांच सौंप दी जाती है। फिर आती है तारीख 20 जनवरी 2009 की। विशेष मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, जिसके बाद 13 अप्रैल 2011 में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली। 21 अप्रैल 2011 को एनआईए कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 13 मई 2016 की तारीख थी और एनआईए की एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। साल 2017 में सभी आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं। वहीं 27 दिसंबर 2017 को दोबारा चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। 2018 तारीख थी 30 अक्टूबर की। 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होते हैं। वहीं 25 जुलाई 2024 से 3 अप्रैल 2025 यानी कि इस साल तक बहस चली है और 31 जुलाई 2025 यानी आज की तारीख अंतिम फैसला आएगा, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। वहीं आपको बताएं कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जरिए जिस भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, इस केस में कैसे कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, उन तमाम साजिशों का अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़कर अपने वोट बैंक को खुश किया था और हिंदुओं को बदनाम किया था। अब भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस की तमाम साजिशों की परतें एक एक कर खुल रही है। हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की कोशिशों ने न सिर्फ एक रंग को बदनाम किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए। भगवा आतंकवाद का राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और नेताओं ने मिलकर साजिश रची। इसका खुलासा मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने किया। जिनको लिंचिंग या कुछ कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन टेरर हिंदुओं ने कहीं क्रिएट किया हो तो ये पूरे भारत की हिस्ट्री में आज तक है ही नहीं। तो ये पॉलिटिकल ये था इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इसको खड़ा करने का। आज कोर्ट के फैसले के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 17 साल तक चले इस केस की जांच के दौरान आरोपियों ने जो बेइंतहा दर्द झेला, सितम सहा, उसका खुलासा सुन आपकी रूह कांप जाएगी। रमेश उपाध्याय ने बताया कि कैसे तत्कालीन सरकार ने इस केस को झूठे नैरेटिव में बदला और झूठे केस चलाए। नार्को टेस्ट रिजल्ट हमारे फेवर में है, हम लोगों ने ये गुनाह किया नहीं है। फिर भी सरकार की, उस समय की सरकार की हठधर्मिता थी कि उन्होंने हमारे ऊपर ये फॉल्स केस चलाया। चूँकि ये उनके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं था, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था कि हम लोगों को प्रोसिक्यूट कर सके, तो इसलिए उन लोगों ने इस मामले को बहुत डिले किया। हमारे ऊपर यूएपीए भी नहीं लगता है, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सैंक्शन देने का पावर ही नहीं था और हम लोगों ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया या हमारे ऊपर से ऐसा एलिगेशन भी नहीं है। मालेगांव से एक आदमी भी हटा नहीं, एक आदमी भी भागा नहीं, एक आदमी भी डरा नहीं, तो इसको टेरर केस कहना ही झूठ है। मेजर रमेश ने तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि मालेगांव केस पूरी तरह से राजनीतिक केस था और इस केस में सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिला। हमारे साथ दोहरा व्यवहार सरकार का रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल केस था और हम लोग को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश की गई। मालेगांव केस के बाद भगवा आतंकवाद के झूठ को सच की तरह पेश किया गया। आतंकी साजिश को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भगवा रंग, जो संन्यास, सेवा और त्याग का प्रतीक है, उसे हिंसा से जोड़ना क्या सचमुच न्याय था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब आपको मालेगांव ब्लास्ट केस की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। कब कब यह हादसा कैसे हुआ था। 29 सितंबर की अगर बात करें तो 29 सितंबर 2008 का दिन था। मालेगांव में बम धमाका होता है। इसमें नुकसान कितना होता है? 6 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं 101 घायल बताए जाते हैं। इसके बाद तारीख आती है 30 सितंबर 2008 की। मालेगांव में FIR दर्ज होती है। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर दी जाती है। वहीं 21 अक्टूबर 2008 को ATS को इसकी जांच सौंप दी जाती है। फिर आती है तारीख 20 जनवरी 2009 की। विशेष मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, जिसके बाद 13 अप्रैल 2011 में NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली। 21 अप्रैल 2011 को NIA कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 13 मई 2016 की तारीख थी और NIA की एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। साल 2017 में सभी आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं। वहीं 27 दिसंबर 2017 को दोबारा चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। 2018 तारीख थी 30 अक्टूबर की। 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होते हैं। वहीं 25 जुलाई 2024 से 3 अप्रैल 2025 यानी कि इस साल तक बहस चली है और 31 जुलाई 2025 यानी आज की तारीख अंतिम फैसला आएगा, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। वहीं आपको बताएं कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जरिए जिस भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, इस केस में कैसे कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, उन तमाम साजिशों का अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़कर अपने वोट बैंक को खुश किया था और हिंदुओं को बदनाम किया था। अब भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस की तमाम साजिशों की परतें एक एक कर खुल रही है। हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की कोशिशों ने न सिर्फ एक रंग को बदनाम किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए। भगवा आतंकवाद का राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और नेताओं ने मिलकर साजिश रची। इसका खुलासा मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने किया। जिनको लिंचिंग या कुछ कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन टेरर हिंदुओं ने कहीं क्रिएट किया हो तो ये पूरे भारत की हिस्ट्री में आज तक है ही नहीं। तो ये पॉलिटिकल ये था इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इसको खड़ा करने का। आज कोर्ट के फैसले के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 17 साल तक चले इस केस की जांच के दौरान आरोपियों ने जो बेइंतहा दर्द झेला, सितम सहा, उसका खुलासा सुन आपकी रूह कांप जाएगी। रमेश उपाध्याय ने बताया कि कैसे तत्कालीन सरकार ने इस केस को झूठे नैरेटिव में बदला और झूठे केस चलाए। नार्को टेस्ट रिजल्ट हमारे फेवर में है, हम लोगों ने ये गुनाह किया नहीं है। फिर भी सरकार की, उस समय की सरकार की हठधर्मिता थी कि उन्होंने हमारे ऊपर ये फॉल्स केस चलाया। चूँकि ये उनके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं था, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था कि हम लोगों को प्रोसिक्यूट कर सके, तो इसलिए उन लोगों ने इस मामले को बहुत डिले किया। हमारे ऊपर UAPA भी नहीं लगता है, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सैंक्शन देने का पावर ही नहीं था और हम लोगों ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया या हमारे ऊपर से ऐसा एलिगेशन भी नहीं है। मालेगांव से एक आदमी भी हटा नहीं, एक आदमी भी भागा नहीं, एक आदमी भी डरा नहीं, तो इसको टेरर केस कहना ही झूठ है। मेजर रमेश ने तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि मालेगांव केस पूरी तरह से राजनीतिक केस था और इस केस में सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिला। हमारे साथ दोहरा व्यवहार सरकार का रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल केस था और हम लोग को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश की गई। मालेगांव केस के बाद भगवा आतंकवाद के झूठ को सच की तरह पेश किया गया। आतंकी साजिश को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भगवा रंग जो संन्यास, सेवा और त्याग का प्रतीक है, उसे हिंसा से जोड़ना क्या सचमुच न्याय था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।